नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का ईपीएफओ एग्जाम के लिए आपका मॉडल पेपर 5। और क्वेश्चन जो आज डिस्कस होंगे वो हैं आपके 41 to 50। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पर्पज ऑफ द अकाउंटिंग। तो लिखा होता पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इज प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर। बिल्कुल सही है कि जो अकाउंटिंग का जो पर्पज होता है तो इन्फॉर्मेशन आपको मैनेजर को देनी पड़ती है। दूसरी लिखा, अकाउंटिंग पर्पज गिव्स क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन टू इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स। बिल्कुल सही है। क्वांटिटेटिव जो आपका क्या होता है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि जब आपका नंबर्स के थ्रू आपके करते हैं अपना हिसाब किताब देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है प्रोविजन ऑफ द बेस फॉर द डिसीजन मेकिंग इन द पर्पज ऑफ द अकाउंटिंग। बिल्कुल सही है, तीनों सही है। आपका ऑल ऑफ द एबव क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। पढ़ लेते हैं, देखो। तो लिखा हुआ अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ द आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग। पहले आइडेंटिफाई करना होता है, हमेशा याद रखना, जब अकाउंट्स बनाए जाते हैं तो पहले आइडेंटिफाई होता है, उसके बाद आपका रिकॉर्ड होता है, फिर आपको समराइज करना पड़ता है सारे, फिर क्लासीफाई होता है, फिर एनालाइज हो जाता है लास्ट में। एंड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट्स एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट देयर फॉर द पर्पज ऑफ द अकाउंटिंग, द पर्पज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर। फिर मैंने बताया था ये यहाँ पे दोबारा लिख दिया उसने, ठीक है ना, ये दोबारा लिख दिया तो इसे काट देना। दूसरा मैंने बोला क्वांटिटेटिव जो आपका क्या होता है अप्रोच होती है उसको तो रखना ही पड़ता है, और जो बेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द पर्पज ऑफ द अकाउंटिंग ये भी आपको रखना पड़ता है। नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो कौन कौन से स्टेप होते हैं, जो पहला है तो लिखा हुआ क्लासीफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एनालाइज। अभी तो पढ़ा है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड के बाद उसे समराइज किया जाता है, उसके बाद क्लासीफाई किया जाता है, उसके बाद आपका एनालाइज किया जाता है। हो तो क्या, IRSCA। तो पहले आइडेंटिफाई फिर आपका क्या IRSCA, आइडेंटिफाई किया, रिकॉर्ड किया, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये है, फिर आपने क्या किया उसे बोल सकते हैं समराइज किया, उसके बाद आपने क्लासीफाई किया, ये फोर्थ नंबर पे, और फिर लास्ट में एनालाइज हो जाता है आपका। पढ़ लेते हैं, देखो फिर से लिखा हुआ है, द अकाउंट प्रोसेस में बी डिफाइंड एज द आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, समराइज एंड द एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, वही लिखा हुआ है जो मैंने पीछे पढ़ाया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अकाउंटिंग वाउचर्स। तो अकाउंटिंग वाउचर्स में कौन आते हैं, दो तरीके के आपके अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर एक ही होती है आपकी, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा यहाँ पर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए था, ट्रांसफर यहीं पे आ जाएगा आपका, नॉन कैश वाउचर होता है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड मैं नहीं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, ऑल दी अबव बोलूँगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, सारे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मतलब तीनों ऑप्शन सही है, कोई गलत नहीं है। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा अकाउंटिंग वाउचर, दीज आर द सेकेंडरी वाउचर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सपोर्टिंग द वाउचर्स बाय एन अकाउंटेंट एंड द काउंटर साइंड पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ द रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। दीज वाउचर्स मे बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। पहला था आपका कैश वाउचर, तो मैंने ये पहले पढ़ाया था आपको कि दो तरीके होता है, एक डेबिट वाउचर होता है, क्रेडिट होता है, जब कैश में होता है। तो लिखा हुआ है, इट रेफर टू द वाउचर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ कैश एंड इंक्लूड द रिसिप्ट एंड द पेमेंट थ्रू द चेक्स। जब कैश वाउचर याद रखना, कैश में तो कैश में होता ही होता है, पर सेकंड आपके चेक के थ्रू भी क्या हो सकती है, पेमेंट हो सकती है, ये आपने याद रखना है। इट कैन बी फर्दर ऑफ द टू टाइप्स, डेबिट वाउचर जिसमें क्या होता है आपका पेमेंट मेड होती है, मतलब इज प्रिपेयर्ड व्हेन द पेमेंट इज मेड। क्रेडिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन द कैश इज रिसीव्ड, तो इसमें दी जाती है। डेबिट का मतलब होता है देना, इस तरीके से याद कर लेना, क्रेडिट मतलब होता है लेना। नॉन कैश या ट्रांसफर वाउचर जिसे बोला जाता है, इट रेफर्स टू द वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजैक्शन नॉट इन्वॉल्विंग द कैश। अगर एक कैश वाउचर है तो दूसरा नॉन कैश होता है, तो नॉन कैश नहीं लिखा जाता, मेनली उसे ट्रांसफर वाउचर लिखा जाता है। तो आपने ये याद रखना है कि जिसमें कैश इंक्लूड नहीं होता। बात समझिए, इसमें आपकी क्या होती है, परचेसिंग हो जाती है आपकी, आपने क्या कर दिया, कुछ परचेस कर दिया, कुछ आपने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, ये चीज़ें आ जाती हैं, खासकर आपकी गुड्स वगैरह आ जाती हैं। तो ये लिखा हुआ है फॉर द क्रेडिट ट्रांजेक्शन आइदर इट परचेजेस, सेल्स और गुड्स रिटर्न। बात समझिए, आप क्या करते हो, कुछ खरीदते हो, तो नॉन कैश वाउचर्स में आ जाता है। तो लिखा हुआ वाउचर, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिल्कुल सही है, आपके वाउचर्स तैयार किए जाते हैं ट्रांजैक्शन को क्या करना, जब ट्रांजैक्शन का क्या किया जाता है, आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन को दिखाना होता है कि भाई इतना यहाँ गया, इतना दूसरी जगह गया, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग के लिए क्या आपके वाउचर तैयार होते हैं।
बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करें, एनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द सोर्सेज डॉक्यूमेंट एंड हैज एन इफेक्ट ऑन द असेट्स एंड द लिएबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। मैंने दोनों बता रखे हैं आपको, असेट्स एंड लिएबिलिटी। प्रीवियस जो मैंने टॉपिक कवर किए इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें असेट्स एंड लिएबिलिटी, एसेट्स मतलब होता है आपकी संपत्ति कितनी है, पर मैंने बताया था एसेट्स उन्हें बोला जाता है जिनकी कुछ मार्केट वैल्यू होती है। अगर मार्केट वैल्यू नहीं है, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक मारुति 800 है, पर वो मार्केट में बिकने लायक ही नहीं, वो कचरे में, यानी कि मान लो कि कबाड़ी में जाने वाली है, तो उसका उसे एसेट्स नहीं माना जा सकता आपका। या आपके पास मान लो कि नोकिया 1100 मोबाइल फ़ोन है आज की डेट में, तो बोल सकते हो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है अभी, ठीक है ना, तो उसे आपका एसेट्स नहीं माना जा सकता। तो एसेट्स मतलब संपत्ति तो होती है पर जिसकी मार्केट वैल्यू हो। बैंक भी यही करता है, जब क्या करता है, जब आपका लोन प्रोवाइड करता है और अगर कोई व्यक्ति एसेट्स के तौर पे दिखाता तो बैंक ये जरूर चेक करती है, जब कभी भी क्या करता है कि कोई व्यक्ति अपने क्या डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करवाता है बैंक में, तो बैंक भी यही जरूर देखती है कि उसके पास एसेट्स किस तरीके का है और उस एसेट्स का कुछ मार्केट वैल्यू है कि नहीं है। मान लो कि अगर कुर्की हो गई कल के दिन, मतलब मान लो कि वो आदमी दिवालिया घोषित हो गया, और दिवालिया घोषित कब हो जाता है, जब 3 ट्रांजेक्शन वो क्या नहीं कर पाता, पे नहीं कर पाता, तो ये मैंने बताया था। और वो किस में चल जाता है, आपका एनपीए में चल जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में चल जाता है। फिर बैंक क्या कर सकती, कुर्की कर सकती है उसके क्या, उसकी जो जायदाद है। अब जायदाद में ये चीज़ जरूर देखी जाएगी कि उसकी मार्केट वैल्यू है कि नहीं है, तो ये पहले चेक कर लेती कौन, बैंक, नहीं तो यहाँ पे बैंक को भी घाटा होता है। तो बहुत जरूरी है कि एसेट्स के टाइम पे मार्केट वैल्यू देखी जाए कि उसकी मार्केट वैल्यू है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी की ज़मीन है और वो एक ऐसी जगह में जहाँ पर उसका कोई मोल ही नहीं है, ठीक है ना, और वही ज़मीन आप जानते हैं, क्योंकि ज़मीन का जो रेट होता है वो किसके हिसाब से होता है, आपका मार्केट प्लेस के हिसाब से होता है ना, कि जहाँ जिस जगह के सामने हो, जैसे आजकल वो विवाद चल रहा है आपका राम मंदिर वाला, तो एकदम से क्या था कि आपके जो रेट थे वो लगभग कितने परसेंट बढ़ गए थे, लगभग 200 से 250 गुना ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है ना। जो कहाँ कितने की ज़मीन थी, 4 लाख की ज़मीन थी, वो 2, 2.5, 3 करोड़ रुपए में इस तरीके से बिक रही थी, कुछ मैंने सुनने में आया था। तो वही होता है आपका, ये होती है आपकी क्या बोल सकते हैं मार्केट वैल्यू। तो ये लिखा हुआ, एनीथिंग वेदर द फिजिकल और नॉट दैट इज होल्डिंग एनी वैल्यू इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ द कैश एंड विच इट ओन्स बाय द कंपनी एंड और द एनी पर्सन। लिएबिलिटी होती है आपकी जिम्मेदारियाँ, जो आपको पे ऑफ करना होता है। तो लिखा एन अमाउंट दैट इज बोरोड, अमाउंट जो आपने क्या कर रखी है, बोरो, यानी कि आपने क्या ले रखी है, उधार में ले रखी है, बाय एनी इंडिविजुअल और अ पर्सन एंड टू इज रिपेड आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, और उसको आपने क्या करना है, कुछ समय बाद क्या करना है, वापस करना है। बैंक लोन लिएबिलिटी होता है आपका। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अ सर्टिफिकेट ऑफ द फिटनेस फॉर एन एडलोसेंट, एडलोसेंट होता है जो लगभग आपका किस एज का होता है, 15-17 साल का होता है, उसे एडलोसेंट बोला जाता है। टू वर्क इन द फैक्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो अ सर्टिफिकेट जो दिया जाता है फिटनेस का, वो कौन देगा, सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं देता, ना ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे सकता है, ना ही आपका चीफ इंस्पेक्टर दे सकता है, ये आपका सर्टिफाइड सर्जन ही दे सकता है फिटनेस का, ठीक है ना। उसी आधार पर उस एडलोसेंट को जो युवक होगा 15-16 साल का, उसे क्या करने दिया जाएगा, काम करने दिया जाएगा, क्योंकि लॉ बने हुए हैं भाई आपके, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कि प्रोविजन रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड द एडोलेसेंट अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, तो लिखा हुआ है चाइल्ड बिलो द 14 शुड नॉट बी एम्प्लॉयड, आप 14 साल से नीचे के बच्चे को एम्प्लॉयड कर ही नहीं सकते। 14 से 18 साल के बच्चे को एम्प्लॉयड कर सकते हो, पर हैजार्डस वर्क के लिए नहीं कर सकते, जहाँ पे क्या उसकी बोल सकते हैं खतरा होता है किसी भी चीज़ का। और 18 साल से ऊपर क्या होता है, आप रख सकते हैं किसी को भी। अब लिखा हुआ है चिल्ड्रन बिटवीन द 14 एंड 15 of age can be employed only for the 4.5 hours per day or during the night and cannot be employed between the 10 PM to 6 AM, ये 6 AM होना चाहिए था, ठीक है ना, AM सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आप उससे काम नहीं करा सकते, 10 बजे से पहले काम करा सकते हो उससे, ठीक है ना। तो जो 14 से 15 साल के बीच का बच्चा है, 4.5 घंटे आप काम करवा सकते हो उससे, पर कंडीशन है कि रात को काम नहीं करवाओगे, रात को किस टाइम पे, 10 बजे के बाद नहीं करवाओगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पर डे और ड्यूरिंग द नाइट, नाइट का मतलब ये है कि आपका 10 बजे से पहले उसे काम करवा सकते हो, 10 से 6 बजे के बीच में उससे काम नहीं कराओगे, ठीक है। ही शुड बी सर्टिफाइड फिट बाय द सर्टिफाइड सर्जन, उसको फिट घोषित करना होगा, किसके द्वारा, कोई सर्टिफाइड सर्जन होगा, वो उसे फिट घोषित करेगा, तभी जाके वो काम कर सकता है। अच्छा लिखा, एन एडोलेसेंट कैन बी एम्प्लॉयड एज एन एडल्ट इफ ही हैज अ सर्टिफिकेट ऑफ द फिटनेस फॉर अ फुल डेज वर्क फ्रॉम अ सर्टिफाइड सर्जन एंड एडोलेसेंट इज नॉट परमिटेड टू वर्क बिटवीन द 7 PM एंड द 6 AM, ये मैंने बता दिया था आपको। रजिस्टर ऑफ द चाइल्ड वर्कर शुड बी मेंटेन, अब इसके लिए क्या करना होता है कि अगर कोई चाइल्ड वर्कर है 14, 15, 16 साल का है, तो उसका एक आपको रजिस्टर मेंटेन करना होता है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा आगे रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर टू फ्रेम्स रूल्स रिगार्डिंग द अप्रूवल लाइसेंसिंग एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्रीज, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग है। द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट द इंस्पेक्टर एंड द अदर इंस्पेक्टिंग स्टाफ टू मेक श्योर द लॉ इज इन्फोर्स्ड एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल बी द इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्रीज ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। अच्छा ये जिम्मेदारी किसके पास भी जा सकती है, डीएम के पास भी जा सकती है, कि वो ये तय करे कि आपका जो कौन होगा सर्टिफाइड सर्जन है,
वो वहाँ पे मौजूद हो जब बच्चों को काम पे लगाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है बिफोर बिगिनिंग टू ऑक्यूपाई और यूज एनी प्रीमाइजेस एज अ फैक्ट्री द ऑक्यूपायर मस्ट गिव टू द चीफ इंस्पेक्टर एटलीस्ट 30 डेज प्रायर नोटिस। तो इससे पहले क्या देना पड़ेगा, चीफ इंस्पेक्टर को होगा जो आपका इंस्पेक्ट करेगा, जो ये देखेगा कि हाँ ये बच्चा काम करने लायक है कि नहीं है। उसको फिर क्या करेगा, जो आपका कौन होगा, सर्टिफाइड सर्जन होगा, उसके थ्रू क्या होगा, सर्टिफिकेट आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। तो कम से कम 30 दिन का प्रायर नोटिस देना होगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है द एक्ट प्रोवाइड दैट द स्टेट गवर्नमेंट शुड अपॉइंट अ सर्टिफाइड सर्जन टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ रिलेटेड इशू इन द फैक्ट्रीज। रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट आर empowered टू फ्रेम द रूल्स रिगार्डिंग अप्रूवल, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्रीज। तो बता दिया था मैंने आपको। वर्किंग आवर देख लेते हैं अब, वर्कर अभी सबके लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चों के लिए नहीं कि आपका जो 14 से लेकर, मैंने बताया था 14 से लेकर 18 साल के बीच का जो बच्चा है वो 4.5 घंटे कर सकता है काम, अगर उसे फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर मैंने बोला था कि दूसरी बात ये कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वो काम नहीं करेगा। अब ये सबके लिए, जैसे अ वर्कर कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर मोर देन द 48 आवर्स अ वीक। अच्छा, जैसे अभी एक नियम आ रहा था कि 4 दिन काम कर दिया जाए, 4 दिन काम किया जाए और 3 दिन छुट्टी रखी जाए। तो कई लोगों के चेहरे पे खुशी आ गई थी, सोचने में आ रहा था ऐसा, 4 दिन काम करे 3 दिन छुट्टी। तो मैं पहले बता दूं, दिन के हिसाब से काम नहीं होता, काम होता है घंटों के हिसाब से। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपको 48 घंटे कंप्लीट करने होते हैं एक वीक में, बात समझ में आ गई। आप अगर 4 घंटे में करोगे, सॉरी 4 दिन में करोगे तो 12 चौको 48, 12, ये किसी ने सोचा नहीं कि 12 घंटे करना पड़ेगा फिर काम। मतलब अगर मान लीजिए सुबह 6 बजे जा रहे हैं तो शाम को 6 ही बजे वापस से होगी, ठीक है ना। और अब देख लीजिए, अगर जैसे 9 to 5 जॉब बोलते हैं ना, 9 to 5 जॉब बोलते हैं, तो आपका कितना हो जाता है, तो एक हो जाता है आपका 12 से 5 5 और 9 से 12 कितना, 3 घंटे, 8 घंटे। तो देखो 8 और 6 दिन का काम होता है, 6 दिन होता है ना, एक दिन छुट्टी होती है, 8 से 48, तो आपको 48 घंटे कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है ना। तो 48 घंटे काम करना ही पड़ता है। ये होता है आपका किस में, प्रोफेशनल वर्क में। ही कैन नॉट बी एम्प्लॉयड मोर देन द 9 आवर्स इन अ डे। और आप किसी भी व्यक्ति को 9 घंटे से ज़्यादा काम पर नहीं रख सकते, बात समझ में आई, ठीक है। उसकी इच्छा होगी तो वो क्या कर सकता है, ओवर टाइम कर सकता है, वरना ज़बरदस्ती नहीं हो सकती किसी से। अच्छा लिखा एटलीस्ट हाफ एन आवर रेस्ट इज प्रोवाइडेड आफ्टर 5 आवर्स। तो लगभग कितना, आधे घंटे का ब्रेक मिलना चाहिए उसे, 5 घंटे के उसमें। अ वीकली हॉलीडे इज कंपलसरी, एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए। इफ़ ही आस्क टू वर्क on a weekly holiday he should have a full holiday on one of the 3 days immediately or after the normal days of the holidays। अच्छा, अगर वो व्यक्ति काम करना चाह रहा है, मान लो कि उसे काम करना है जिस दिन कि आपका हॉलीडे है, तो उसको पूरी क्या होगी, ये सुविधा मौजूद होगी कि अगले 3 दिनों के लिए, जो आगे के 3 दिन होंगे, वहाँ पे वो कभी भी क्या ले सकता है, नॉर्मल डेज पे क्या ले सकता है, छुट्टी ले सकता है। द टोटल पीरियड ऑफ द वर्क इंक्लूडिंग द रेस्ट इंटरवल कैन नॉट बी मोर देन द 10-30 आवर्स। और ये आपका कितना नहीं होना चाहिए, 10.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बात समझ में आई। 9 घंटे से, जैसे बात समझ में आ गई, क्या लिखा हुआ है, द टोटल पीरियड ऑफ द वर्क इंक्लूडिंग रेस्ट इंटरवल कैन नॉट बी मोर देन द। अब देखो ये इंक्लूड करता है रेस्ट इंटरवल को, तो रेस्ट इंटरवल को हाफ एन आवर लिखा हुआ है, तो 1.5 घंटा है ना, 1.5 घंटा ही तो है, आई थिंक सो। 5 घंटे के बाद कम से कम आधा घंटा नहीं, हाफ एन आवर तो ठीक है, आधे घंटे का वर्क है ना, तो ठीक है। 10.5 घंटे से ज़्यादा वो ऑफिस में नहीं रहना चाहिए, तो 10.5 ठीक है। अच्छा, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द ओवर टाइम वेगस इफ अ वर्कर वर्क्स बियॉन्ड द 9 आवर्स अ डे और द 48 आवर्स अ वीक, ठीक है। उसे क्या मिलेगा, आप जानते हैं क्या मिलता है आपका, बोल सकते हैं बोनस मिलता है अगर वो 9 घंटे से ज़्यादा काम करता है या 48 घंटे से ज़्यादा काम करता है एक हफ्ते में। अच्छा, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द प्रोवाइडिंग द रेस्ट रूम, शेल्टर, कैंटीन, एम्बुलेंस एंड द क्रैश फैसिलिटीज इन लार्ज फैक्ट्रीज। बड़ी फैक्ट्रीज में ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। फॉर 1000 और मोर वर्कर्स देयर शुड बी अ सेफ्टी ऑफिसर। याद रखना कि अगर 1000 से ज़्यादा आपके पास वर्कर्स हैं तो आपके पास एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द एनुअल लीव विद द वेगस एट द रेट ऑफ द 1 डे फॉर द एवरी 20 डेज ऑफ द वर्क परफॉर्म प्रोवाइडेड दैट ही हैड वर्क फॉर द 240 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। अच्छा, कि वो बोल रहा है कि हर 20 दिन में एक छुट्टी का प्रावधान होना चाहिए उसमें। जो आपकी क्या होती है, वीकली जो आपकी ऑफ होती है ना, वीकली ऑफ तो अलग से, पर 20 दिन में एक छुट्टी आपकी मिलेगी। और ये किन के लिए होता है, जो 240 या उससे ज़्यादा काम कर लेते हैं एक साल में। अच्छा, प्रोविजन रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट चाइल्ड एंड द एडोलेसेंट। तो चाइल्ड बिलो द 14 शुड नॉट बी एम्प्लॉयड। आप जानते हैं कि 14 से नीचे आप क्या नहीं कर सकते, बच्चा काम नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा लिखा चिल्ड्रन बिटवीन द 14 and 15 ईयर ऑफ द एज कैन बी एम्प्लॉयड ओनली द 4.5 आवर्स पर डे और ड्यूरिंग द नाइट एंड द कैन नॉट बी एम्प्लॉयड बिटवीन द 10 PM to 6 AM, ठीक है। ये बता दिया। ही शुड बी सर्टिफाइड फिट बाय द सर्टिफाइड सर्जन, बता दिया। नोटिस ऑफ एनी एक्सीडेंट कॉजिंग द डिसेबलमेंट फॉर मोर देन 48 आवर्स, डेंजरस ऑक्यूरेंस एंड एनी वर्कर कॉन्ट्रैक्टिंग ऑक्यूपेशनल डिसीजेस शुड बी इन्फॉर्म टू द फैक्ट्री इंस्पेक्टर।
इन केस ऑफ द एनी एन एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ, अगर मान लीजिए कि किसी भी हादसे के दौरान क्या होती है, मौत हो जाती है, द अथॉरिटी कंसर्न इज टू मेक एन इंक्वायरी विद इन द मंथ ऑफ द रिसिप्ट ऑफ अ नोटिस। तो ये 1 महीने के अंदर उसको क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट शेड्यूल जो रिलेटेड है, पहला आता है आपका कौन सा, फर्स्ट शेड्यूल आता है हैजार्डस प्रोसेस से रिलेटेड है। सेकंड शेड्यूल में आपका प्रिमाइजेबल लेवल ऑफ द सर्टेन सब्सटेंस इन द वर्क एनवायरमेंट आता है। थर्ड शेड्यूल में लिस्ट ऑफ द नोटिफिएबल डिसीजेज आपके आ जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। द फैक्ट्री एक्ट 1948 has been enacted primarily for the, तो लिखा promoting the health and the welfare workers, provide the adequate safety measures for the workers to regulate the working condition in the factory। तो ये आंसर क्या है इसके, ऑल ऑफ द अबव है। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फैक्ट्री एक्ट द इंश्योर द एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स एंड टू प्रमोट द हेल्थ एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज। तो भाई इसमें जितने भी आपके क्या है हेल्थ से रिलेटेड जो आपके क्या होने सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए वो लेने पड़ेंगे। 1948 का एक्ट ये बोलता है टू रेगुलर द वर्किंग कंडीशन इन द फैक्ट्री, वर्किंग कंडीशन बेहतर होनी चाहिए फैक्ट्रीज में। टू रेगुलर द वर्किंग आवर्स, आपके काम करने को जो क्या होना चाहिए, समय सीमा होनी चाहिए, वो फिक्स होनी चाहिए। और आपकी क्या मिलनी चाहिए, आपको हॉलीडे भी मिलनी चाहिए और ओवर टाइम का क्या मिलना चाहिए, आपको पैसा मिलना चाहिए, लीव हॉलीडेज ओवर टाइम। टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एंड द वुमेन, रेगुलेट होंगे भाई एम्प्लॉयमेंट, अगर बच्चों का वुमेन्स वहाँ पर है तो उनके लिए आपको रेगुलेट करना पड़ेगा किनको, पॉलिसीज को। लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो लिखा द हिस्ट्री ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट गोज बैक टू द प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट ये कब आया था इंडिया में, तो 1881 में आया था, याद रख लेना आप, ठीक है ना। तो फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट 1881 का है। ड्यू टू द स्टिफ कॉम्पिटिशन टू द ब्रिटिश टेक्सटाइल फ्रॉम द इंडिया, ब्रिटेन इनेक्टेड दिस लॉ टू मेक द इंडियन टेक्सटाइल मोर कॉस्टली। It was primarily enacted to protect the children and the women and to provide the some health and the safety measures। अच्छा 1881 का जब आया था ना, तो इसमें क्या था कि ब्रिटेन क्योंकि आपकी जानते हो कि आपका बोल सकते हैं जो आपकी क्या थी लेट 19th सेंचुरी थी, उसमें क्या हो गया था आपकी आपका जो क्या थी फैक्ट्रीज वगैरह आ गई थी। तो ये आप बोल सकते हैं कि वो जो टाइम था इंडस्ट्रियल एरा का था। और आपका ब्रिटेन में क्या होती थी, जैसे यहाँ पे इंडिगो वगैरह कल्टिवेशन नहीं किया जाता था, आपने चंपारण सत्याग्रह पढ़ा होगा, तो इंडिगो कल्टीवेशन किया जाता था। बाद में क्या करते, यहाँ से क्या करते थे वो, यहाँ से कच्चा माल उठाया और वहाँ लेके जाते थे और वहाँ पे क्या करते थे कि मशीनों से उनका निर्माण किया जाता था, खासकर जो कपड़े वगैरह होती थी। और भारत का जो हैंड एम्ब्रॉयडरी वाला था, आपका हैंड एम्ब्रॉयडरी मतलब तो जो हाथ से बनाई जाती कोई चीज़ें, तो उस इंडस्ट्री को पूरा बर्बाद किया गया था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा आप समझ जाइए। तो भारत की पूरी इंडस्ट्री बर्बाद की गई थी उस टाइम पे अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ से सामान ले जाते थे, वहाँ पे मशीनों द्वारा निर्माण करवाते थे और क्या करते थे कि वहाँ का माल भारत में जाके सस्ता बेचते थे और यहाँ का जो माल होता था उस पर टैक्सेस वगैरह लगा देते थे एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ था ब्रिटिश enacted दिस लॉ टू मेक द इंडियन टेक्सटाइल मोर कॉस्टली। इट वाज primarily enacted to protect the children and the women and to provide the some health and the safety measures। The Factories Act 1948 came into the force on the 1st of April 1949। It's subject to regulate the condition of the workers in the manufacturing establishment। According to Section 2M of the Act, factory means any premises including the premises therefore। अच्छा कौन कौन से आते हैं भाई 2M में, तो लिखा whereon 10 or more workers are working or the working on any day on the preceding 12 months and in any part of the which is manufacturing process being carried on with the aid of the power or the ordinarily carried on। तो ये किसके साथ है, 10 और मोर है। अगर आपके पास कैसा इस तरीके का काम है जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है, ये 1948 की बात हो रही है, ठीक है ना। आज की बात नहीं हो रही कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से यूज़ हो जाती है, उस टाइम की बात हो रही है। दूसरा था कि अगर 20 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो लेकिन वर्किंग और वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, 12 महीने का पूरा हिसाब लिया जाएगा। and in any part of the which is manufacturing process being carried on without the aid of power, जहाँ पर क्या है आपकी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर कंडीशन किन की बनती है, 20 और 20 से ज़्यादा की बनती है। प्रीमाइजेस देखे जाएंगे मीन्स ओपन लैंड और द लैंड विद द बिल्डिंग और द बिल्डिंग अलोन। ये हो सकता है ओपन लैंड भी हो सकता है या फिर आपकी बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये बिल्डिंग कैसी आपकी अकेली है। प्रेसेंस देखे तो इट इज़ यूजली अंडरस्टूड एज अ स्पेस इनक्लोज बाय द वॉल्स। बिल्डिंग किसको माना गया है, जिसको जो क्या आपका दीवारों से ढकी हुई है बस। द टर्म फैक्ट्री डज नॉट इंक्लूड, अच्छा कौन कौन सा नहीं आता है, तो माइंस एक्ट नहीं आता इसके अंदर। ये मत लगा देना कि फैक्ट्रीज एक्ट और माइंस एक्ट आपका इंक्लूडेड है, नहीं। द माइंस सब्जेक्ट टू इंडियन माइंस एक्ट 1952 अलग था। मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू द आर्म्ड फोर्सेज ये अलग है। अगर कोई भी आपकी यूनिट है और वो आर्म्ड फोर्सेज से रिलेटेड है तो वो भी किसके अंदर नहीं आएगी, फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगी। रेलवे रनिंग सेट, होटल रेस्टोरेंट ईटिंग प्लेसेज, ये भी किसके अंदर नहीं आएंगे, आपके फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत नहीं आएंगे। Respective state government are empowered to frame the rules regarding the approval, license and registration of the factories। Working hours वही बता दें 48 hours in a week, 9 hours in a day, इससे ज़्यादा नहीं होना, कम से कम आधे घंटे का आपका रेस्ट होना चाहिए हर 5 घंटे में। 10.5 घंटे से आपका ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए किसी भी दिन के लिए। ये सारा बता देता। 1000 वर्कर्स पे क्या होना चाहिए आपका, उससे ज़्यादा पे आपका सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए।
20 दिन पे एक दिन का जो छुट्टी मिलती है उसके अलावा भी क्या होनी चाहिए, छुट्टी होनी चाहिए, कम से कम आपको 240 दिन का काम होना चाहिए आपका। और ये लिखा हुआ है प्रोविजन रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट चाइल्ड एंड द एडोलेसेंट, तो भी बता दें 14 से 15 साल के बच्चे के लिए अगर बीच में तो 4.5 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करवा सकते हैजार्डस वर्क में। नाइट को काम नहीं करेगा, क्या बोलते हैं, रात के टाइम पे 10 से लेकर 6 बजे तक सुबह तक वो काम नहीं करेगा, और वो सर्टिफाइड होना चाहिए किसी सर्टिफाइड सर्जन से। ये मैंने बता दिया था आपको। और कोई चीज़ है, ये तो पिछला वाला है पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड द मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। तो कौन सा सही नहीं है। वंस द एक्ट इज अप्लाइड इट शैल बी रिमेन एप्लीकेबल, इट इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड, इट अप्लाइज टू ऑल द एम्प्लॉयज विद वेगस मोर देन द 15,000, और लिखा एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन 12%। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 1952 का आपका क्या एक्ट है। ऐसे एक चीज़ बताओ, ईपीएफ आपका परमानेंट होता है, मतलब कॉन्ट्रीब्यूटरी नहीं होता, याद रखना कंपलसरी होता है, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल सही है कि आपका कंपलसरी तो बिल्कुल सही है। एक चीज़ आप मुझे बताओ कि अगर सबसे पहले एलिमिनेट करोगे तो किसको करोगे। आप मुझे बताओ 1952 के टाइम पे ऐसा कोई व्यक्ति होगा, मतलब ऐसा मान के चलो कि ये सिर्फ ईपीएफ उन्हीं पे लगेगा जिनकी 15,000 से ज़्यादा होगी। यहाँ पे क्या लिखा, मोर देन द 15,000 सैलरी होनी चाहिए। उस टाइम पे 15,000 बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना। उस समय $1 1 रुपये के बराबर होता था। जब इंडिया आज़ाद हुआ था $1 1 रुपये के बराबर था, तो उस समय बहुत होता है। उस समय तो आपका 4 आना 8 आना ये चलता था, 10 पैसा 20 पैसा इस तरीके से चलता था। तो ये तो बिल्कुल कैसा लग रहा है, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल ही नहीं है 15,000 से ऊपर के लिए ईपीएफ होगा, ये गलत है, ठीक है ना। तो ये आपका गलत है, बाकी सारा सही। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इज 12% बिल्कुल सही है। और जो एम्प्लॉयर होता था, जो रखता था जॉब में, उसका लगभग 13% के आसपास होता था। तो ये वाला गलत है, यहाँ पे मोर देन नहीं होना है, यहाँ पे आपका क्या होना, लेस देन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन। अब ठीक है, लेस देन आपका 15,000 है तो आप उसके अंतर्गत आ जाओगे। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है। वंस द एक्ट इज अप्लाइड टू एन एस्टेब्लिशमेंट इज सेल रिमेन द एप्लीकेबल इफ द नंबर ऑफ द एन एम्प्लॉयड पर्सन फॉल्स बिलो द 20, ठीक है। इट इज कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड फॉर द फ्यूचर ऑफ एन एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली इन द केस ऑफ हिज डेथ, ठीक है। ये आपका क्या कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन फंड है फॉर द फ्यूचर ऑफ एन एम्प्लॉय। अच्छा, कंपल्सरी है। ईपीएफ आपका क्या, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो होता है आपका क्या होता है, कंपल्सरी होता है, सबका करता है इसमें, ठीक है ना। तो इट अप्लाई टू ऑल द एम्प्लॉयज हुज वेगस बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस इज लेस देन द 15,000। तो मैंने बोला था कितना होना चाहिए, 15,000 से कम होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयज का है वो कितना, 12% के आसपास है। चलो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड द मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। तो पहला आता है द एक्ट गिव्स द इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज प्रोवाइडेड द आर्टिकल 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं आर्टिकल 41, कंफ्यूज मत हो ना। आर्टिकल 41 जो आपका है मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। एक तो आपने आर्टिकल 39 आपने याद रखना है जिसमें एड ऑन पावर आती है, और आपका क्या आता है, आर्टिकल 41 आता है आपका। आर्टिकल 41 ये आता है आपका, जो आता है आपका राइट टू वर्क से रिलेटेड, पर याद रखना ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका डीपीएसपी में आता है। बात समझ में, आर्टिकल 41। नेक्स्ट लिखा हुआ इट इज कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन फंड फॉर द फ्यूचर ऑफ एन एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली इन द केस ऑफ डेथ। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, क्या क्या लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयड द 20 एंड मोर, अगर इंडस्ट्रीज में 20 और 20 से ज़्यादा है तब ये काम करेगा। थिएटर के अगर कोई थिएटर है तो वहाँ पे 5 और 5 से ज़्यादा होंगे तो काम करेगा। और अगर कोई अदर इंडस्ट्रीज हैं जो आपका शेड्यूल फर्स्ट में आपका क्या है, ईपीएफ एक्ट के मैंशनड है, तो उस पर ये काम करेगा। तो इंडस्ट्रीज जिसमें 20 से ज़्यादा है, आपका थिएटर एम्प्लॉयज़ है जिसमें 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा है, और अगर कोई दूसरी इंडस्ट्री जो शेड्यूल 1 में आपका क्या है डिस्कस्ड है तो उसमें ये लागू होता था। आगे लिखा वंस द एक्ट इज अप्लाइड टू द एस्टेब्लिशमेंट इट सेड रिमेन द एप्लीकेबल इवन इफ द नंबर ऑफ एन एम्प्लॉयड पर्सन फॉल्स बिलो 20। अच्छा, इट अप्लाइज टू द ऑल द एम्प्लॉयज, ये बता दिया मैंने आपको। और फिर लिखा द एक्ट एज एंड स्कीम फ्रेम्ड देयर अंडर दे हैव बीन structured as a self-applying and the employers are responsible to report the complaints of their own। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ the scheme framed under it are the Employee Provident Fund Scheme 1952। दूसरा आता है आपका कौन सा, EDI, ये तो EPF स्कीम है। एक आपका एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस EDLI स्कीम 1976, और एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम है जो आपकी EPS 1995 की। तो ये आपको याद होने चाहिए कि आपका EPF एक्ट आ गया स्कीम के थ्रू 1952 में, EDLI आ गया डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस आ गया आपका 1976 का, और EPS आ गया आपका पेंशन स्कीम आ गया 1995 की। द एम ऑफ दीज स्कीम इज टू इनकलकेट एमंग वर्कर्स अ स्पिरिट ऑफ द सेविंग। ये किसके लिए था कि सेविंग की जाए, सेविंग को बेहतर बनाया जाए। और तो लिखा हुआ था एंड द इनकरेज द एम्प्लॉयज टू सेव अ पोर्शन ऑफ देयर प्रेजेंट अर्निंग फॉर द फ्यूचर। EPF स्कीम डील्स विद द रिटायरमेंट सेविंग्स, ये जो आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है ये रिटायरमेंट सेविंग के लिए आपका काम करती है। EPS स्कीम डील्स विद द पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन। EPS जो आपकी स्कीम है ये जो स्कीम है ये किसके लिए करती थी, रिटायरमेंट पेंशन के लिए काम करती थी। जो अब काम आपका जानते हो कि जो आर्म्ड फोर्सेज उनके अलावा कि आपकी पेंशन हट गई है।
अच्छा, EDLI स्कीम की बात है, डील्स विद रिलीफ टू फैमिली मेंबर इन केस ऑफ द सडन डेथ। आप याद रखना कि क्योंकि इंश्योरेंस है, ये क्या हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो काम कर रहा है, जो एम्प्लॉयर है, अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसको उसके जो क्या है आपके बेनिफिट्स हैं उसकी फैमिली को मिले। तो ये आपका क्या करता है, ये पूरा ये क्या करता है आपका जस्टिफाई करता है। बेनिफिट अगर देखे जाएंगे एक्ट के तो टैक्स फ्री सेविंग आप कर सकते हैं विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ द 8% प्लस था इसमें। 8% आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इफ़ यू विड्रॉ योर PF आफ्टर द 5 years और द आफ्टर मैच्योरिटी देन यू आर नॉट लिएबल फॉर एनी टैक्सेस। अगर आप 5 साल बाद या मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद आप क्या करते हैं, इसे विड्रॉ करते हैं, खत्म करते हैं, तो आप पे कोई किसी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स विद द फुल EPF एंड द EPF फॉर अ मिनिमम ऑफ द 10 years सर्विसेज के लिए दिया जाएगा। कम से कम 10 साल की सर्विसेज होनी चाहिए। इन इमरजेंसीज सच एज डेथ, मैरिज, लोन, यू कैन विड्रॉ योर PF फंड। आपके अगर मतलब कोई मर जाता है घर में, किसी मतलब उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, शादी है या लोन को चुकाना है, तब आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं PF फंड को। इन केस ऑफ द लॉस ऑफ द इनकम ड्यू टू द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इफ यू आर अनेबल टू फाइंड अ न्यू जॉब फॉर द 2 months देन यू कैन विड्रॉ PF। PF इस तरह इतने क्या बोलते हैं आपका आसान तरीके से नहीं टूटता है। अगर मैं PF की बात करूं तो PF इतने तरीके से नहीं टूट सकता। तो भाई देखो यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई, अगर किसी व्यक्ति की मान लीजिए कि वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है, वो क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है, और वो अगले 2 महीने तक क्या नहीं ढूंढ पाता, नया रोजगार नहीं ढूंढ पाता, तब भी वो अपना क्या कर सकता है, PF को विड्रॉ कर सकता है। अच्छा, लिखा EDLI स्कीम प्रोवाइड द रिलीफ टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ द केस ऑफ द सडन डेथ, बता दिया। विद यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये इंपॉर्टेंट था। नाउ यू कैन ट्रांसफर द EPF फ्रॉम योर ओल्ड टू न्यू एम्प्लॉयर इजिली। आप क्या कर सकते हैं, अपने पुराने से लेकर नए जो आपका क्या एम्प्लॉयर है उसमें आप क्या कर सकते हैं, EPF को ट्रांसफर कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन रेट आर डिवाइडेड बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर्स एंड दे आर फॉलोइंग। जैसा मैंने बताया था कि बिल्कुल सही है कि एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए EPF अकाउंट में 12% होना चाहिए। मान लीजिए अगर 100 रुपये खर्चता है, नहीं सॉरी 100 रुपये उसकी क्या है, आपकी ग्रॉस सैलरी है, तो 12% या 12 रुपये उसका कहाँ जाएगा, EPF में जाएगा। वही एम्प्लॉयर जिसने नौकरी पर रखा हुआ है वो कितने का परसेंट का आपका करेगा, 13.15% का क्या करेगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। तो टोटल मिला के कितना हो जाता है, 25.15% हो जाता है, जो आपको EPF के अंदर रखना पड़ता है। बात समझ में, इनटू द EPF, EPS एंड द EDLI। आगे लिखा ऑल्सो 0.6% ऑफ द 13.15 आर चार्ज एज द EPF एडमिन चार्जेस। आपका 0.65% लगता है विद अ मिनिमम ऑफ द 500 चार्जेस। कम से कम 500 रुपये का चार्ज तो लगेगा। दे आर पेड बाय द एम्प्लॉयर। अच्छा, व्हेन एन एम्प्लॉय इज 58 प्लस ऑफ एज देन हिज EPS कॉन्ट्रीब्यूशन इज मूव टू द EPF। तो जो उसकी स्कीम का जो आपका क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के अंदर आ जाता है, अगर वो जो व्यक्ति 58 साल से ऊपर का हो जाए। अच्छा, देयर आर द सम बिजनेस वेयर द एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन रेट इज 10% इंस्टेड ऑफ द 12% एंड द एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल्सो लेस। अच्छा, कुछ ऐसे बिजनेस है जहाँ पे आपका जो एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है EPF में वो 12% ना होकर 10% होता है, और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनका भी क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। अच्छा, दे आर बिजनेसेस विद द वॉलंटरी कवरेज विद द लेस देन 20 एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ। ये कहाँ पर होगा, किन बिजनेसेस के होगा, जहाँ पर आपके एम्प्लॉयज के जो क्या है स्ट्रेंथ हो 20 से कम हो, सिक बिजनेस हो, मतलब अभी बेहतर ना चल रहा हो बिजनेस। आगे लिखा अ बिजनेस वेयर द फाइनेंशियल ईयर लॉस इज ग्रेटर देन ऑफ द इक्वल टू द नेटवर्थ। अगर नेटवर्थ से आपका क्या होता है, मतलब आप लॉस में जा रहे हैं, तो फिर आपका 10% के आसपास आ जाता है। जूट, क्वायर, ब्रिक, ग्वार, ग्राम, ये सारे बिजनेसेस के अंतर्गत आ जाते हैं। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड एंड द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इज द CEO ऑफ द बोर्ड। डिस्प्यूट सेटलमेंट ऑफ द पार्टीज इज एज प्रोवाइडेड इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये याद रखना, आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब आया था, 1947 में आया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड आउट इन बाय द ब्लड फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये आपका बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने ये एक सीरीज चला रहा हूँ जो आपका रिलेटेड है किससे, उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर से रिलेटेड है। तो मैंने ये पढ़ा दिया, आपका रेस्पिरेटरी जो आपका क्या होता है सिस्टम है वो पूरा पढ़ा दिया है। तो ट्राई क्या होता है, इसे बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप होती है, इसके ऊपर क्या लगा रहता है आपका, देखो नेजल हो गया आपका, नेजल और क्या हो गया आपका माउथ हो गया। यहाँ से आपने क्या की, आपने सक किया किसको, ऑक्सीजन को, और फिर आपका क्या आता है लैरिंग्स पार्ट आता है, जैसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं, एडम सैपल बोला जाता है। फिर उसके बाद विंड पाइप आती है, विंड पाइप के बाद क्या आता है आपका, उसके बाद लंग्स आते हैं, उसके बाद क्या आता है लंग्स आते हैं। अब लंग्स आते हैं तो लंग्स में क्या होता है, लंग्स में मैंने बता रखा है कि जो आपका लेफ्ट लंग होता है, बायां लेफ्ट जो होता है उसमें कितने लॉब्स होते हैं, 2 लॉब्स होते हैं। और जो आपका राइट वाला होता है उसमें कितने लॉब्स होते हैं, आपके 3 लॉब्स होते हैं, ये मैंने बताया था। फिर लंग्स की अगर बात करें तो लंग्स में इस तरीके ट्रैकिया जो पाइप होता है इसमें कार्टेज वगैरह लगी रहती हैं इस तरीके से। फिर इसकी सब ब्रांचेज जाती हैं इस तरीके से, एक लेफ्ट वाले लंग में, एक राइट वाले लंग में। तो इस तरीके से इसमें 2 लॉब्स होते हैं, इसमें 3 लॉब्स होते हैं, 3 भागों में बटा हुआ रहता है। तो इनको बोला जाता है ब्रोंकियोल्स, इन्हें क्या बोला जाता है ब्रोंकियोल्स। फिर इनकी सब ब्रांचेज लगी होती हैं ऐसे,
ये अंदर की तरफ ऐसे फैली होती हैं, इन्हें बोला जाता है ब्रोंकाइस, इन्हें क्या बोला जाता है ब्रोंकाइस। सब ब्रांचेज ऑफ द ब्रोंकियल्स इज कॉल्ड द ब्रोंकाइस। और ब्रोंकाइस से इस तरीके से फूल टाइप के लगे रहते हैं इनमें। तो ये होते हैं आपके कौन से एल्वियोली। और एल्वियोली क्या करता है आपका क्या करता है एक्सचेंज करता है, मतलब वहीं पे आपका क्या होता है एक्सचेंज होती है O2 किस में CO2 में और CO2 किस में O2 में। तो ये पूछा फॉलोइंग द पार्ट ह्यूमन बॉडी रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड बाउट इन बाय द ब्लड फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यहीं पे क्या होता है आपके जो आपका बोलते हैं जो आपका ब्लड होता है उसे कलर कौन सा मिलता है, रेड कलर मिलता है, हीमोग्लोबिन, मतलब जो आपका आयरन के जो क्या होता है जब आयरन प्रेजेंट होता है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको लिखा हुआ है, पढ़ लेता हूँ। एल्वियोली इज द टिनी पार्ट इनसाइड द लंग्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली टेक्स प्लेस। ईच पर्सन हैज द 100 ऑफ द मिलियंस ऑफ द एल्वियोली इन देयर लंग्स। अच्छा एक चीज याद रखना कि एल्वियोली में जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, कौन सी डिसीज देखने को मिलती है, तो वो होती है आपकी कौन सी, निमोनिया। और जो कोविड-19 हिट करता है ये भी लंग्स को हिट करता है, इसमें आपकी क्या होती है एल्वियोली क्या होती है इफेक्ट होती है। आगे लिखो द ट्रैकिया, जैसे बोलते हैं विंड पाइप इज द मेन पासेस लीडिंग फ्रॉम द योर नोज टू द लंग्स। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू द टू मेन ब्रोंकाइस। याद रखना किसमें होता है आपका ब्रोंकाइस में बंटा हो रहता है, वन फॉर ईच लंग। द ब्रोंकाइस इज टर्न सब डिवाइडेड फर्दर इनटू द ब्रोंक्यूल्स। मैंने शायद से गलत बोल दिया। ब्रोंकाइस जो होता है वो होते हैं आपके सब ब्रांचेज, यहाँ पे कहाँ पे था वो? नहीं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, कि यहाँ पर होती हैं जो ये होती हैं आपकी कौन सी ब्रोंकाइस, ये ब्रोंकाइस होती है। और जो सब ब्रांचेस होते हैं उन्हें ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, उन पे जो लगे होते हैं उन पे एल्वियोली लगे होते हैं। चलो दिखा दूंगा मैं आपको। तो लिखा हुआ द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ द ब्रोंकाइस कॉल्ड द ब्रोंक्यूल्स एट द एंड ऑफ द विच आर द एल्वियोली, प्लूरल ऑफ द एल्वियोल। अच्छा लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है ना, जो मेम्ब्रेन लगी होती है। एवरी फ्यू सेकंड विद द ईच इनहेलेशन एयर fill a large portion of the millions of the alveoli in a process called the diffusion. Oxygen moves from the alveoli to the blood through the capillaries, tiny blood vessels lining the alveoli walls. Once in the bloodstream, oxygen get picked up by the hemoglobin in the red blood cells. The oxygen-rich blood then flows back to the heart, which pumps it through the arteries to oxygen-hungry tissues throughout the body. In the tiny capillaries of the body tissue, oxygen is freed from the hemoglobin and moves into the cells. Carbon dioxide made by the cells as they do their work moves out of the cells into the capillaries, where the most of the dissolve in the plasma of the blood. Blood is rich in the carbon dioxide, then the returns to the heart via the veins. From the heart, the blood is pumped from the. मैं आपको सिंपल से बता दूँ, अगर आपने इस चीज़ के बारे में समझना है, जरूरी नहीं है देखना है, जरूरी नहीं है, मैं पहले बता दूं, इस एग्ज़ाम के लिए आपको पूरा बोल सकते हैं पूरी बायोलॉजी करने की ज़रूरत नहीं, पर हाँ फिर भी अगर आपको टाइम लगे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने बना रखा है, मैंने बता दिया कौन सा आपका उत्तराखंड वन दुर्गा वाली एक सीरीज है जिसको मैंने लिखा हुआ है कौन सा उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाली। तो वहाँ पे आप देखना रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने पूरा समझा रखा है इसको बाय पिक्चर, यहाँ पे भी समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। देखो ये आपका, देखो ये होता है आपका, देखो ये होता है नेजल, ये नेजल है, ये माउथ है, यहाँ से हवा अंदर आई, यहाँ पे लैरिंग्स लगा होता है, ये आपका विंड पाइप ट्रैक है, यहाँ पे कार्टिलेज वगैरह लगी हुई हैं, यहाँ पे आपकी दो ब्रांचेस जाती हैं जिन्हें क्या बोला जाता है ब्रोंकाइज बोला जाता है, सब ब्रांचेस लगी हुई हैं, सब ब्रांचेस को क्या बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है। यहाँ से पास होकर ये आपकी ब्रोंक्यूल्स, और यहाँ पे लगी होती है क्या एल्वियोली, यहाँ पे क्या लगी होती है एल्वियोली। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ द CO2 एंड O2 आपको देखने को मिलता है। ये डायफ्राम होता है ना, तो जब सांस ली जाती है तो नीचे की तरफ चला जाता है, डायफ्राम जो होता है नीचे की तरफ चला जाता है लंग्स में, और जब सांस बाहर छोड़ी जाती है, जब क्या की जाती है बाहर छोड़ी जाती है, एक्सहेल किया जाता है, तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये देखो पूरा पार्ट दिखा रखा है, जैसे नोज़ है तो नोज़ में नेजल कैविटी आ गई, नेजल कॉन की आ गया, वेस्टिब्यूल्स आ गया, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है पैरिंग्स, ये पीछे की तरफ होता है, ठीक है ना, और फिर आगे देखने को मिलता है लैरिंग्स, इसमें एपिग्लॉटिस वगैरह होता है, एपिग्लॉटिस लगा होता है आपके गले में, लैरिंग्स में, क्योंकि देखो जो आपकी विंड पाइप होती है उसके पीछे क्या होती है आपकी फूड पाइप होती है, जिसे बोलते हैं एसोफेगस पाइप। तो ये क्या करता है जब खाना खाते हैं हम तो उस टाइम पे क्या कर देता है, क्योंकि सांस में लेना बहुत जरूरी है, तो जब खाना खाते हैं तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, ये बंद करता है एक ढक्कन टाइप का दोनों के बीच में, एपिग्लॉटिस और किसके बीच में लगा होता है आपका ट्रैकिया के बीच में लगा होता है। तो जब खाना खाते हैं तो ट्रैकिया पे ढक्कन टाइप का आ जाता है, ठीक है ना, और तो होता क्या है कि खाना सीधा हमारा कहाँ चलता है फूड पाइप में चला जाता है, एसोफेगस पाइप में चला जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा खाना कभी कभी फंस जाता है गले में नहीं फंस रहा हो, ट्रैकिया ये विंड पाइप में फंस रहा है, और इसी की वजह से हम खांसते हैं तो खाना बाहर की तरफ आ जाता है। बात समझ में आई? तो एपिग्लॉटिस उस समय हो सकता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्या होता है कि थोड़ा लेट बंद हो, इस तरीके से हो सकता है। उसके बाद थायरॉइड कार्टिलेज आती हैं, सिरकॉइड आती हैं, फिर आप देखना यहाँ पे ट्रैकिया आ गया आपका, क्या आ गया ट्रैकिया, फिर आती है ब्रोंकाइस, ये देखिए मेन ब्रोंकाइस है, ये देखो ये जो इन पे ये लगी हुई है ना ऐसे ऐसे, ये कार्टिलेज है, ये सपोर्ट देती है इनको, किनको आपका ट्रैकिया को, और ये आपकी सब ब्रांचेस आ गए, इन्हें ब्रोंकाइस बोलते हैं। और ब्रोंकाइस के बाद आपको ये दिख रहे हैं जड़ें टाइप की दिख रही होंगी, रूट्स टाइप की दिख रही हैं, इन्हें ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और इन्हीं के अंदर ऐसे इस तरीके का आपका लगा होता है फूल टाइप का बना होता है, जिन्हें बोला जाता है आपका एल्वियोली बोला जाता है। ये देख लीजिए यहीं पर आपका क्या होता है, आपका क्या होता है O2 एंड CO2 का क्या होता है आपका एक्सचेंज होती है। ये लेफ्ट लंग है तो इसमें 2 लॉब्स होते हैं, याद रखना है, ये राइट लंग है इसमें 3 होते हैं, ये आपने याद रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
ये ब्रोंकाइज है, देखो ये हो गई आपकी, ये है ब्रोंकाइज, और ये क्या, ये ब्रोंक्यूल्स हैं, और इनसे कनेक्टेड आपकी क्या होती है, एल्वियोली होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगी हुई है, दिखा रखा उन्होंने। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, विच नॉन मेटल एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। अच्छा देखो, अगर वो मेटल की बात करता है, कौन सा ऐसा मेटल होता है जो आपका रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, तो वो मरकरी है। और अगर बोलेगा नॉन मेटल तो वो ब्रोमीन है। ये सबसे आपका बोल सकते हैं थकेला क्वेश्चन है जो पूछा जाता है आपका पेपर में। बात समझ में। आयोडीन जो होता है, जैसे मैं बता दूं, आयोडीन होता है आपका नमक में आता है, नमक में अलग से डाला जाता है आयोडीन। और आयोडीन की अगर मैं बात करूं तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गॉइटर, ठीक है ना। और ये गॉइटर क्यों होता है कि जो थायरॉक्सिन होता है ना आपका, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है आपका, ये ज़्यादा और कम सेक्रेट करता है। कहाँ पे करता है, इसे T4 हार्मोन भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर होता है, थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है, गले में। कहाँ पे होती है, थ्रॉट में। इसी के बीच में आपकी लगी होती है पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सी लगी होती है, पैराथायराइड ग्लैंड लगी होती है। अगर आपने वो वीडियो देखनी तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने ये करा रखा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन जो होता है आपका, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, तो उसमें क्या होता है कि एंडोक्राइन सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलता है, ब्लड वेसल्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उनसे क्या होता है, सेक्रेट आपका हार्मोन होता है। और हार्मोन कहाँ सेक्रेट होता है, ब्लड वेसल्स में होता है। एक एक्सोक्राइन होता है, तो उसमें डक्ट होती हैं आपकी, ये डक्टलेस होती है, ठीक है ना। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन की होती है, उसमें डक्ट्स होती हैं आपकी, डक्टनेस होती है उसमें। और उसमें क्या होता है आपकी, आपका एंजाइम सेक्रेट होते हैं। तो पैराथायराइड हार्मोन होता है, ये क्या करता है, कैल्शियम को क्या करता है, मेंटेन करता है हमारी बॉडी में, कैल्शियम को। तो ये आप याद कर सकते हैं। क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन आप याद कर सकते हैं कि ये एक हिसाब से आपका क्या करता है, वाटर को क्या करता है, प्यूरीफाई करता है। खासकर जो आपके टैंक्स होते हैं, वाटर टैंक्स होते हैं, वहाँ पर ये डाला जाता है। या फिर आपके जो कौन होते हैं आपके बोल सकते हैं स्विमिंग पूल होते हैं, वहाँ पर भी क्लोरीन डाला जाता है पानी को साफ करने के लिए। तो पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ, ब्रोमीन इज अ केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल ऑफ द Br एंड द एटॉमिक नंबर कितना आपका 35। इट इज द थर्ड लाइटेस्ट हैलोजन है आपकी, कैसे गैस है, हैलोजन है। And is the fuming red brown liquid at the room temperature that evaporate readily to form a similarly colored gas. देखा, its properties are thus intermediate between those of the chlorine and the iodines. अच्छा, ब्रोमीन इज यूज्ड, अच्छा अब देखा तो क्या लिखा हुआ है, ब्रोमीन इज यूज्ड इन द मैनी एरिया सच एज द एग्रीकल्चर, केमिकल डाइस्टफ में यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड में यूज़ कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ कर सकते हैं, केमिकल इंटरमीडिएट्स में आपका यूज़ होता है। सम यूजेस आर बीइंग फेज्ड आउट फॉर द एनवायरमेंटल रीजंस बट न्यू यूजेस कंटिन्यू टू बी फाउंड। ब्रोमीन कंपाउंड कैन बी यूजेस एज द फ्लेम रिटार्डेंट। अच्छा नेक्स्ट लिखा हो, मरकरी लिक्विड मेटल होती है आपकी, इज अ केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल ऑफ द Hg एंड द एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 80। अच्छा मरकरी जो होता है ना, मरकरी अगर मरकरी कंटेंट अगर हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो कौन सा रोग होता है, मिनीमाटा। कौन सा रोग होता है, मिनीमाटा। अच्छा नेक्स्ट लिखा हो, आयोडीन इज अ केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल ऑफ द I, एटॉमिक नंबर कितना 53। आयोडीन इज अ ट्रेस एलिमेंट दैट इज नेचुरली प्रेजेंट इन द सम फूड्स, is added to the some types of the salt and is available in a dietary supplement. क्लोरीन की बात करें, is a chemical element with the symbol of the Cl and the atomic number कितना 17। क्लोरीन kills the bacteria, it is a disinfectant, it is used in the to treat the drinking water and the swimming pool water। नेक्स्ट चलते हैं, देखो डबल एंट्री मीन्स क्या होता है, एंट्री फॉर द टू एस्पेक्ट ऑफ द बुक्स, एंट्री एट द टू डेट्स, एंट्री इन द टू एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो अगर आप जानते हैं डबल एंट्री क्या होता है, डेबिट क्रेडिट दिखाना होता है, तो उसमें दो एस्पेक्ट्स होता है ट्रांजेक्शन को, उनका दिखाया जाता है, मतलब आपका क्या डेबिट एंड क्रेडिट। दिखाता हूँ मैं अभी आपको, कितना आया कितना गया ये सारा होता है, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं। ना ही उसका लेन देन किससे, टू डेट से कि भाई 2 दिन का दिखाना है, नहीं। डबल एंट्री होता है कि डेबिट क्रेडिट दोनों होगा, कितना पैसा है कितना गया ये देखना होता है। टू एस्पेक्ट ऑफ द बुक्स, इसका भी लेन देन ट्रांजेक्शन होता है आपका लेना देना। तो लिखा डबल एंट्री मीन्स द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू द टू एस्पेक्ट्स डेबिट एंड द क्रेडिट। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम वेर इन द, अब सिंपल सी बात है, अकाउंट में पैसा आएगा पैसा जाएगा भी, तो वेर इन द डबल एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। अकाउंटिंग की बात करें, वही चीज लिखी हुई है जो मैं शुरुआत में बता रहा था, आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, समराइज, क्लासीफाई एंड एनालिसिस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, ये बता चुका हूँ। डेबिट की अगर बात हो, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द एन इटालियन वर्ड डिबिटो रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एनी अकाउंट। याद रखना कि डेबिट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, बाई तरफ होता है, दिखा दूंगा अभी आगे। और क्रेडिट हमेशा राइट साइड में होता है। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड क्रेडिटो रिटर्न ऑन द राइट साइड ऑफ द अकाउंट। अच्छा बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, एंड ट्रांजेक्शन एनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द सोर्सेज डॉक्यूमेंट एंड हैज एन इफेक्ट ऑन द असेट्स एंड द लिएबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। सिंपल सी बात है, ट्रांजेक्शन होता है जो किस पे इफेक्ट डालता है, एसेट्स एंड लिएबिलिटी। मैं दोनों समझा चुका हूँ आपको। तो ये देखो जनरल, अगर मैं जनरल की बात करूँ तो यहाँ पे देखो कैश है, तो ये देखो डेबिट हमेशा लेफ्ट तरफ होगा और क्रेडिट हमेशा किस तरफ होगा, राइट तरफ होगा। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, देखो लिखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंप्लीटली एंड द करेक्टली डिस्क्राइब अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग द समराइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द सिस्टमैटिक वे,
आगे लिखा रिकॉर्डिंग क्लासीफाई एंड द समराइज ऑल एक्टिविटीज इन यूजफुल मैनर, अकाउंटिंग इज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्डिंग द सोशल एक्टिविटीज ओनली। अब जहाँ पे ऑनली आ जाता है वो गलत हो जाता है, सिंपल सी बात है, वैसे भी सोशल एक्टिविटीज की बात कर रहा है। रिकॉर्डिंग क्लासीफाई एंड द समराइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इनफॉर्मल वे, इनफॉर्मल बोल रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। अब यूजफुल मैनर होगा या सिस्टमैटिक, बताओ जरा कौन सा होगा, सिस्टमैटिक होगा कि यूजफुल होगा, तो ये होगा आपका कौन सा, सिस्टमैटिक मैनर। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है। Accounting is the process of the identifying, recording, summarizing, classifying and analyzing the financial transaction events and the interpretation of the result therefore. The American Institute of the Certified Public Accountants AICPA has defined accounting as the art of the recording, classifying and the summarizing in a significant manner and in terms of the money transaction and event which are in part at least of the financial character and the interpreting in the result of thereof. The main objective of the accounting are to maintain a systematic record, देखो क्या लिखा, systematic record of the business transaction. Accounting is used to maintain a systematic record of all the financial transaction in a book of accounts. For this all transactions are recorded in the chronological order in the journal, जो मैंने अभी दिखाया था आपको, जर्नल इसे बोला जाता है आपका, ये देखो ये आपका जर्नल, जर्नल, ठीक है ना, एंड देन पोस्टेड इन द प्रिंसिपल बुक, जैसे बोलते हैं लेजर। अच्छा लिखा, टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस एवरी बिजनेसमैन इज कीन टू नो द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन प्रेडिक्टली, बिल्कुल सही है भाई, उसे टाइम टू टाइम आपको ये देखना पड़ता है कि कितना पैसा गया, कितना आया, प्रॉफिट कितना हुआ, ये बिजनेसमैन चेक करता है। टू चेक वेदर द बिजनेस हैज अर्न प्रॉफिट और इनकर द लॉसेस वी प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड द लॉस अकाउंट, उसके लिए हमें कौन सा बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू चेक द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लिएबिलिटी, ये दोनों चेक करनी पड़ती है कि एसेट्स की वैल्यू कितनी है अभी और लिएबिलिटी कितनी है हमारे पास। फॉर दिस पर्पज वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। नेक्स्ट लिखा, टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, द प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज और द स्टेक होल्डर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंट, इट हेल्प देम इन द मेकिंग द गुड फाइनेंशियल डिसीजंस, to assist the management by analyzing the financial data and the providing the interpretation in the form of the reports, accounting assists management in the handling business operation effectively। तो ये था आपका लेक्चर, होप कि आपको पसंद आया होगा। तो इसका जो मैं पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। वीडियो अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस करें, बेल आइकन प्रेस करते आप ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, जिससे जितनी भी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। अगर फिर भी मिस हुई तो आप टेलीग्राम पे क्या होगा, मैं क्या कर देता हूँ, लिंक क्या कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। उसके अलावा मैं फेसबुक पे भी लिंक शेयर कर देता हूँ, वहाँ पे भी आप हमारे पेज को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।